आयरलैंड के बारे में बहुत सारे लोग जो थे वो पूछना चाह रहे थे कि आयरलैंड कैसा कंट्री है। तो आज हमने अपने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो हमें आयरलैंड के बारे में बताएंगे। तो इनका नाम है मोहम्मद नोमान नासिर। तो ये आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। अच्छा जी, ये आयरलैंड जो है अगर हम नक्शे पे देखें तो ये तो छोटी सी कंट्री है यूके के साथ, जो है ना, इंग्लैंड के साथ। लेकिन ये इंग्लिश कंट्री है, इसकी अपनी लैंग्वेज है जो आयरिश कहलाती है, जिसको ये लोग कहते हैं गैलिक। लेकिन इनकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश ही है। खूबसूरत कंट्री है, छोटी सी कंट्री है। 4 मिलियन इसकी आबादी, 4 से 5 मिलियन, यानी कि लगभग जो है 40 से 50 लाख जो है आबादी यहाँ पे। और चारों तरफ जी इसके अगर आप देखें तो ग्रीनरी है, हरियाली हरियाली है। जो है ना, मौसम इसका कुछ ऐसा है कि अच्छा है, समर में अच्छा होता है, लेकिन बारिशें भी बहुत होती हैं यहाँ पे, जो है ना। तो और यहाँ जो चलता है वो है, जो करेंसी है उसका नाम है यूरो। तो मोस्टली यूरोप में यूरो ही चल रहा है, लेकिन इधर यूरो है। और क्या कहते हैं, इसकी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जो 5-6 जो हैं, जिसमें जिसका कैपिटल है उसका नाम है डबलिन, लिमरिक, गॉलवे, कॉर्क। ये बड़ी सिटीज़ में आता है। जो टाइटैनिक भी जो चला था वो यहीं से चला था, एक जो यहाँ की सिटी कॉर्क, उस इलाके का नाम है कोप। तो वहाँ से टाइटैनिक आखिरी बार जो रवाना हुआ था। तो हिस्टोरिकल है, अक्सर फिल्मों में भी यहाँ पर शूटिंग होती है। अब वो फिल्मों के नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर शूटिंग्स होती हैं यहाँ पे फिल्मों की भी, जो है ना। तो ये अलग कंट्री है यूके से? ये यूके से अलग है। और ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और इसका किसी के साथ जो है ना अमल दखल नहीं है, यानी ये आज़ाद कंट्री है। और ये शुक्र अल्लाह ताला का कि यहाँ पर अपनी कम्युनिटी काफ़ी, तो हमारे यहाँ पे मसाजिद भी काफ़ी। अब जहाँ मैं रहता हूँ वो है लिमरिक सिटी, यानी कि लिमरिक आयरलैंड के में जो है, जो 5-6 जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें से एक लिमरिक भी है। और एक इस छोटी सी सिटी के अंदर जो है हमारे तो 4 मस्जिदें जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है फुली रहती हैं। अपनी एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो है इस तरह है। मोस्टली इसमें मुस्लिम्स हैं। और उसमें आजकल जो मैं देख रहा हूँ यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि अभी मिसाल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट ने आयरलैंड में दाखिला लेना है तो आप उसका मतलब क्या प्रोसीजर है, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? देखिए जी, ऐसा है कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना ना, एक इंटरनेशनल लॉ है कि जब भी आपने कभी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है किसी भी कंट्री में ना, तो वहाँ का आपको चाहिए होता है एक्सेप्टेंस लेटर। अच्छा, एक्सेप्टेंस लेटर के साथ जो है अगर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, अच्छा अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, हम बात करेंगे पाकिस्तान की ना, तो पाकिस्तान में इसके जो है जो एजेंट्स जो होते हैं, जिनकी कॉलेज से एफिलिएशन होती है, वो बैठे हुए वहाँ पे। लेकिन अगर खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको देना होगा आईलेट्स। ये जो है आपको इसमें एटलीस्ट आपका यानी मिनिमम आपका 5.5 बैन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर यानी आपको इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा अगर आयरलैंड में अपने दाखिला लेना है, उसका बैंड 5.5 आएगा जी मिनिमम में। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा? दाखिला जो एडमिशन है वो इस बेस पे, ये श्योरिटी नहीं है कि आपको मिलेगा। आपको कॉलेज में अब जिस कोर्स में आप लेना चाह रहे हैं, आपको उस कोर्स में मैंने उनसे पहले इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। आया जी ये आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, मैंने इतना इसमें दिया है, तो आया जी मैं एलिजिबल हूँ मैं इस कोर्स। कौन से इधर यूनिवर्सिटीज में दाखिले लेते हैं जी हम जो वीज़े जो आजकल जिनके लगते हैं ना, जो लग रहे हैं वो है यहाँ पे। हम लोग बात करेंगे क्यों, हम लोग रहते हैं लिमरिक में ना, तो लिमरिक की बात करें तो यहाँ की जो बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो UL है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, और LIT लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इनकी फीसें हैं। अब UL की अगर आप किसी कोर्स में अगर लेते हैं, अगर प्रोफेशनल कोर्स में, यानी UL यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक जी, अगर आप इसके किसी इसमें कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो आपको जो है ना 15,000 यूरो से 20,000 यूरो तक आपको पर एनम, यानी 1 साल के आपको पैसे इन एडवांस देने होंगे। ये यानी साल की फीस है, सिर्फ ये 15 से 20,000 यूरो साल की फीस है खाली। आप यानी अपने जहन में ये रखें 15 से 20,000 यूरो आपके लगने हैं। इंटर होना चाहिए, 12 जमातें होनी चाहिए आपको एटलीस्ट, जो है ना कि आप
कि उसमें आप फर्दर आप उसके किसी प्रोफेशनल कोर्स में, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर ही वीजे लगते हैं। प्रोफेशनल कोर्स से क्या मुराद है आपकी, यानी इससे क्या क्या मतलब है, ये बताएंगे कोई आप सा कुछ? भी जी टेक्निकल आप मिसाल के ऊपर ले लें जी, कोई इंजीनियर ले लें। ये ये आपको थोड़ा सा ऊपर का मैं बता रहा हूँ। नीचे अगर आप लोअर लेवल पे आए तो कोर्सेज आते हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज हो गया, MBA में दाखिला ले लें, ये मास्टर्स में आ जाता है, मास्टर में ले लें। नहीं ये कोई भी वॉट एवर कोई भी कोर्स हो, अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट, तो लेकिन ये ध्यान में रखिए कि मैट्रिक जो है ना उस पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो कोई फाउंडेशन कोर्स है जिसका वीज़ा लगता नहीं है। अच्छा, अब बात अब ऐसी है कि आयरलैंड में अब आपको गूगल पे सर्च करेंगे कि जी कौन सा कॉलेज आपको, गूगल आप करेंगे, गूगल इन यानी कॉलेजेस करेंगे इन आयरलैंड, तो उसमें लिस्ट आ जाएगी आपके पास ना, किसी भी उसमें आप कॉलेज में आप जो है अपने आईलेट्स किया हुआ है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन और जो आप चाहते हैं जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, वो आप उनको ईमेल करें, वो आपको फौरन से जवाब दे देंगे एक आध 24 आवर्स में कि आप जी एलिजिबल हैं या नहीं। अच्छा, इसका ये मतलब है कि आपने यानी इंग्लिश का एग्जाम देना है, 5.5 बैंड्स लेने हैं, और फिर आपने यानी नेट से अगर आप सर्च कर लें, आसान तरीका है एजेंटों को पैसे देने के, कि आप किसी यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, वो फिर आपको बताएंगे कि आप मतलब दाखिला ले सकते हैं, है ना? जी हाँ, ऐसा ही है। तो ये कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट्स में बंदा ले सकता है, कुछ बताएंगे हमें? देखिए मसलन देखें, वो तो आप किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे जो वीजे यहाँ पर कौन से स्टूडेंट पढ़े हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं? देखिए डिफरेंट स्टूडेंट्स है ना, वो डिफरेंट उसके आ रहे हैं, आजकल तो PhD लेवल के भी आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर एक बच्चे ने मैट्रिक या FSC पढ़ी या 12 ग्रेड किया हुआ है पाकिस्तान या इंडिया में, वो इधर पढ़ना चाहेगा, तो उसके लिए कौन कौन से हैं LIT में कोर्सेज हैं, और कौन कौन से कोर्सेज हैं? हम बात कर रहे हैं पूरे जनरल, हम बात करेंगे आयरलैंड की। जी जी। वो उसको ईमेल करेगा, और ईमेल करने के बाद उनको अपना भेजेगा स्कोर इंटर का, यानी डिग्रियां भेजेगा अपनी। जी हाँ, नहीं डिग्री भेजेगा नहीं, अपना खाली स्कोर बताएगा, उनको ईमेल करेगा, बताएगा भाई मैंने ये पढ़ा हुआ है और मैंने आईलेट्स में मेरा इतना आया है, तो मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। वो फिर आपको एक डिटेल भेजेंगे, और साथ में फिर आपको बताएंगे आपकी जी फीस इतनी है। अब अगर आप आते हैं किसी भी कॉलेज में, मैं एक जनरल आपको मैं एक दूंगा, आपने जब अप्लाई यहाँ पर करना है तो जाहिर सी बात है आपके पास जो है ना इंटर आपका होना चाहिए, FSC, FA या FCOM जो कहलाता है, मैं शायद इंटर में कॉमर्स ही FCOM ही कहलाता है वो। तो अब उसमें यहाँ पर जो है ना वैरायटी कोर्सेज की, जिस तरह हो गया, अगर आप बिजनेस स्टडीज के कोर्स पर आ सकते हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्स पे आते हैं, यानी छोटे छोटे कोर्सेज पे आपका एडमिशन टेक्निकल में भी आ सकते हैं, टेक्निकल कोर्सेज पे, यानी वो उसकी कोई वो नहीं है लिमिट के आप कोई सा भी कोर्स ले लें। जैसे मैंने अभी जिक्र किया बिजनेस स्टडीज, अब बिजनेस स्टडीज के अंदर भी होटल टूरिज्म आता है, ये चीज 6 महीने साल के कोर्सेज हैं और इन पे वीजा लग जाता है। जिस तरह के मुझे एक अरसा हो गया यहाँ पर आए हुए, तो जब मैं भी आया था तो यहाँ पर बिजनेस स्टडीज के कोर्स पे आया था। बिजनेस स्टडीज का क्या था कोर्स, वो होटल मैनेजमेंट का था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे जिसने इंग्लिश का एग्जाम पास कर लिया है और उसने एक कोर्स में लेट से हम उसे कह रहे हैं चले उसने बिजनेस MBA कर रहा है वो, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी वालों से रब्ता कर लिया, यूनिवर्सिटी वाले उससे सारी फीसें ले लेंगे या क्या करेंगे? अच्छा, इसके अंदर वैसा है कि वो फीस का जो है ना पाकिस्तान में वैसे तो एजेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं ना, जी जी, फीस वो आपसे पहले ही लेंगे, सारी फीस पहले ले लेंगे। सारी फीस ये 15 से 20 हजार फीस होगी, ये 15 से 20 हजार फीस होगी, यूरो होगी, यानी 15 से 20 हजार यूरो। जी जी। तो वो आपसे फीस पहले लेंगे, और फीस लेने के बाद वो आपको भेजेंगे एक्सेप्टेंस लेटर। अच्छा, हाँ है जी, हमें ये स्टूडेंट चाहिए, और इसका यानी वो लिखा होता है आपके नाम पे और वीजा ऑफिसर के नाम पे, जिसको जब आप कॉन्सुलेट में केस अपना सबमिट करवाते हैं। तो इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है? जी, मुझे कराची का तो पता है, कराची में है इसकी, कराची में है, कराची में है इसकी। तो अगर इसका मतलब है यानी आपने इंग्लिश का एग्जाम का कोर्स दिया, फीसें आपने ये आपको यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे कि इधर जमा करवा देंगे, उसके क्या करेगा? वो आपको वो बताएंगे, आपको जो जगह जो है ना जहाँ पर आपने जमा करवानी है, वो उसका जाता है पे ऑर्डर जाता है, पे ऑर्डर जाता है। अच्छा, इन केस अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है, फीस आपकी पूरी आपको वापस हो जाती है। अच्छा, ठीक है, वो ऐसा फीस डूबती नहीं है। आईलेट्स उसके बाद आप सर्चिंग करें गूगल पे किस कॉलेज में आप, इंटरनेट पे सर्चिंग कर लेना, इंटरनेट पे सर्च करें, और कॉलेज से आप राब्ते में रहें कि जी अब मैं ये मैंने पढ़ना चाहता हूँ, मैं कोई भी कोर्स हो गया स्टडीज पे, कोई भी टेक्निकल कोर्स जो भी चाहते हैं आप,
और वो आप उसको अपना स्कैन कॉपीज भेजेंगे जो आपने पढ़ा है पाकिस्तान में ना उसको उसकी टेस्टेशन भी जरूरी है कि नहीं? फॉरेन ऑफिस टेस्टेशन उसके फॉरेन ऑफिस से जरूरी नहीं है। नहीं, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए आपका वीजा यानी आपने सिर्फ अपनी डिग्रियां जो होती हैं सिर्फ भेज देनी है स्कैन करके यूनिवर्सिटी वालों को जब वो आपसे मांगेंगे तो। जी जी जी। और फिर वो जब उसको रिव्यू करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आप एक्सेप्टेड हैं या नहीं है। वो आपको बताएंगे जी इस महीने में जो ना साल के इस मंथ में हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो वही आपको वीजा का भी बता सकते हैं। आज आप उनको बताएंगे जी मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ, इंडिया से कर रहा हूँ, कहीं से भी किसी भी कंट्री से जहाँ आप रहते हैं, वो आपको फिर बताएंगे जी हमारी इधर कॉन्सुलेट है, आप उधर जाके वीजा अप्लाई करें। तो वो लेटर एक उधर भी जाता है और एक लेटर आपके पास भी आएगा, दोनों तरफ जाता है जी। फिर वीजा ऑफिसर के ऊपर होता है, क्योंकि केस आपका आता है जितना मुझे पता है कि जब आप कॉन्सुलेट में जमा करवाते हैं तो वो केस आपका आता है इधर आइलैंड में ही है, तो यहाँ पर डिसीजन लेके फिर वहां पर कॉन्सुलेट को बताया जाता है कि जी इसको वीजा दिया जाए ना दिया जाए। अच्छा, यानी आपका ये मुराद है कि जब आप अपना सारे डॉक्यूमेंट से एम्बेसी में भेज देते हैं तो फिर एम्बेसी वाले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आयरलैंड में भेजते हैं और वो केस स्टडी करके बताते हैं कि आपका वीजा लगे या ना लगे। जी जी ऐसा ही है। और मुझे ये बताएं बैंक स्टेटमेंट अंदाजन कितनी होनी चाहिए वीजे अप्लाई करने के लिए आपके ख्याल में पाकिस्तान में अंदाजन चलें? अच्छा, इसमें भी अब दो चीजें आती है, ये कहलाता है स्पॉन्सर, सही है ना, यानी कि आपके या तो आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपका मामू चचा भाई आपके वालिद, क्योंकि आपके खुद तो इतने कैपेबल नहीं होते कि आपके पास इतना पैसा हो, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं ना अब इंटरमीडिएट के बाद। अच्छा, दूसरा ये कि अगर किसी एटलीस्ट आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए होने चाहिए, 30 से 50 लाख, 30 से 50 लाख होने चाहिए। वैसे तो 15-20 पे भी हो जाता है, लेकिन 30 से मोस्टली लोगों के केसेस रिफ्यूज हुए हैं। जितना ज्यादा यानी बैंक बैलेंस आपका होगा उतना ज्यादा गोल्ड डालेंगे उतना ही ज्यादा वो होगा ना, वो है ना मिसाल ऐसी। जी 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 जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं काइंडली कि क्या उससे कहती हैं ये वीजा का कितना टाइम लग जाता है अंदाजा इशू करने में एम्बेसी वालों को? ये तो 3 महीने का है इनका। और ये मुझे बताएं ये एडमिशन किस महीने में, यहाँ पे स्टडी किस शुरू में होती है? महीने में सितंबर में स्टार्ट होती है। ये तो सितंबर में स्टार्ट होती है, सितंबर में। इससे पहले इसका मतलब है आपको यानी अपना एडमिशन कराना पड़ता है? आप हाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो ज़ाहिर सा फिर टाइम लगता है सब वीजा प्रोसेस और उसके अंदर जो है ना, तो अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि साल का होता है, सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पर नहीं, सेमेस्टर है लेकिन वो साल का ही है। और ये मुझे बताएं प्लीज के क्या से कहते हैं कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम बता दें जरा हमारे व्यूअर्स को, जो आपको नजर में आए वो वहां पर वो चेक कर सकते हैं। कुछ रिकमेंड करेंगे आप यूनिवर्सिटी नाम बता दें कुछ प्लीज। हम पूरे आइलैंड की बात करेंगे, मैं स्टडी की बात नहीं करूंगा, जो मशहूर है ना यहाँ पे। जी जी। जिस तरह हो गया लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छा, ये लिमरिक सिटी के अंदर है। इसी तरह बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, और दूसरी अगर मैं दूसरी सिटीज में जाता हूँ गोलवेयर, इन सब के आगे जो है ना पहले एक सिटी का नाम आएगा और फिर आगे इंस्टीट्यूट लगता है। जैसे डबलिन हो गया, डबलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस तरह डबलिन यूनिवर्सिटी आ जाएगा, गालवे यूनिवर्सिटी आ जाएगा, लिमरिक आ जाएगा, कॉर्क यूनिवर्सिटी आ जाएगा। और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसा डबलिन यहाँ का कैपिटल है तो वहां पर है ट्रिनिटी कॉलेज, जो कि बड़ा मशहूर कॉलेज है। तो काइंडली मुझे ये बताएं कि अगर एक बच्चा है वो यहाँ पे पढ़ लेता है तो फिर उसके बाद उसका क्या स्कोप है यहाँ पे, वो अगर सेट होना चाहता है अपनी तालीम खत्म करने के बाद तो उसका क्या तरीकाकार है, उसका क्या प्रोसेस है प्लीज? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 साल या 4 साल का, नॉर्मली 4 साल के हर कोर्स होते हैं, तो 4 साल बाद जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं ना, जिस फील्ड में भी आपने किया है, अगर लेट्स से कि किसी प्रोफेशनल अगर आपने टेक्नोलॉजी में किया, किसी भी टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी उसमें आती है, तो उसके बाद होता है जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, पास आप हो जाते हैं, तो यहाँ की जो इमिग्रेशन है आपको वो देती है 2 साल का वीज़ा। वो वीज़ा कहलाता है क्रिटिकल स्किल वीज़ा। हाँ, क्रिटिकल स्किल वीज़ा कहलाता है। उसमें उस 2 साल के अंदर आपको और उस वीज़े का दूसरा नाम है ग्रीन कार्ड। अच्छा, वो 2 साल का होता है। उसमें आपको जो है जॉब ना तलाश करनी होती है अपने लिए, कि क्योंकि वो 2 साल का वीजा एक तरह से वर्क परमिट ही होता है, उसके अंदर आप जॉब तलाश करेंगे। आपको जो भी आप जिस कंपनी में या जिस जगह भी आप जॉब करेंगे वो आपको लेटर देगा कि जी हमें ये बंदा चाहिए, आपने ये इमिग्रेशन में शो करेंगे तो वो आपको फिर परमानेंट आपको मिल जाता है। साल के वीजे मिलते हैं, 3 साल या 5 साल बाद जो है आप फिर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ का। तो इसका प्रोसेस ऐसा है, जब वो पढ़ाई अपनी इसकी कंप्लीट होगी यहाँ पे यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से,
तो उसको ऑटोमेटिकली इसको 2 साल का इमिग्रेशन ऑफिस जाएगा, तो उसको वीजा 2 साल का ही मिलेगा। उसको कोई शो कराने की जरूरत नहीं है, बस नहीं, सिर्फ उसको डिग्री। ये तो शो कराने की जरूरत है कि जो उसने यहाँ पर पढ़ा है, तो वो अपनी लेकर जाएगा मार्कशीट, जो उसने पढ़ा है यहाँ पे वो मार्कशीट लेके जाएगा, और उस बिहाफ के ऊपर उसको 2 साल का वीजा मिलता है। और 2 साल के वीजा के दौरान आपने फिर काम वगैरह ढूंढना होता है। आपने काम तलाश करना होता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब स्टडी जो होता है, ये इंटरनेशनल लॉ है, ये 20 आवर्स अलाउ होते हैं। खैर लोग 20 आवर्स से भी ज़्यादा जॉब करते हैं। यानी अगर आप इधर स्टूडेंट हैं तो आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं जी एग्जैक्टली स्टडी के दौरान। जी हाँ। अच्छा। लेकिन जब आपको जो ग्रीन कार्ड जो मिलेगा वीजा तो 2 इयर्स का, उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और जब आपका स्टडी पीरियड जब चल रहा होता है, यानी सितंबर टू सितंबर, तो उसमें 3 महीने की वेकेशन आती है हर साल जो है ना, तो उसके अंदर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। चाहे 40 घंटे करें, 50 से 40 घंटे का लॉ है, लेकिन लोग 50 घंटे भी करते हैं, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग द स्टडी टाइम पीरियड आपको वही करना है, 20 आवर्स। मुझे ये बताएं नुमान साहब, यहाँ पर डॉक्टरों की जॉब्स के बारे में मुझे कुछ बताएं प्लीज। जी यहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स काफ़ी हैं, और क्या कहते हैं, इनका जो है पाकिस्तान का और आयरिश गवर्नमेंट का कोई पुराना कोई मुआहदा है, तो इसमें आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। बड़ी इनकी इज्जत है यहाँ पे आयरलैंड में। और इंडिया के भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया का मेरा ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट का और आयरिश गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई ख़ास कोई लिंक नहीं, कोई मुआहदा नहीं है। तो जहाँ पर इंडियन डॉक्टर्स भी हैं, और लेकिन इंडियन नर्सेस काफ़ी हैं, तो और अच्छे हैं, यानी पाकिस्तानी भी रियली रिस्पेक्टेबल हैं दोनों जो है ना। आप मुझे ये कुछ बताएं, यहाँ पर हाउसिंग के बारे में बताएं, ये आयरलैंड में हाउसिंग के बारे में, अगर रेंट पे मकान लेना हो तो उसका क्या कैसे है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप प्लीज। देखिए आजकल जो है ना आयरलैंड में थोड़ा सा घरों का जो प्रॉब्लम चल रहा है, क्राइसिस में है कि घर जो है ना बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको घर लेना हो थ्रू कॉन्टैक्ट्स, थ्रू किसी जानने वाले के थ्रू मिलता है, या यहाँ पर होते हैं लेटिंग एजेंट्स, जो आपको जिस तरह पाकिस्तान में भी होते हैं एजेंसियां होती हैं जो आपको घर दिला के देती हैं, इसी तरह आप उनके पास जाते हैं, इनको ईमेल करते हैं, तो कोई होता है तो आपको ज़ाहिर सी बात इन्फॉर्म करते हैं। तो कितना के महीने के मिल जाते हैं, यानी अंदाजन का रेंट वो कितना होता है अंदाजन? अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना हम बात करेंगे अभी की, हम पहले की बात नहीं है। पहले तो यहाँ पर घर बड़े सस्ते मिला करते थे, लेकिन अब जो है 2 कमरों का जो घर है या अपार्टमेंट, जिसको हम फ्लैट यहाँ पर कहते हैं, तो वो है 1500 से 2000 यूरो का। अब डिपेंड करता है कि आप ले कहाँ रहे हैं, सिटी के शहर के अंदर रह रहे हैं, शहर से बाहर रह रहे हैं। और अगर किसी के साथ आपने एक शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि एक घर है उसमें 3 रूम है, तो वो तीनों रूम किसी और के एक रूम में कोई रह रहा है, एक रूम में कोई, तो वो पड़ता है 700 से 800 यूरो में। और कुछ जगहों पे वो हजार यूरो में भी है। और अगर आयरलैंड के अगर आप कैपिटल में जाते हैं, जो सिटी का नाम है डबलिन, तो वहाँ जो है रूम मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। एक रूम के ना 3 लोग रह रहे हैं। कुछ हालात यहाँ पर ऐसे कुछ आजकल चल रहे हैं। आप बताएंगे कि अगर यहाँ पर कोई वर्क परमिट पर आना चाहता है जॉब ऑफर लेके, तो उसका क्या तरीकाकार होगा प्लीज? अच्छा जी, उसका वैसा है कि इसमें भी 2 तरीके हैं कि अगर वर्क परमिट पर अगर आप आना चाह रहे हैं, तो आपका कोई अगर जानने वाला इधर आयरलैंड में है तो वो आपके लिए अप्लाई कर सकता है वर्क परमिट। दूसरा, यहाँ कुछ आप इंटरनेट से जो वेबसाइट्स होती हैं आयरलैंड की जॉब्स के हवाले से, जैसे jobs.ie है, इंडीड है, उस पर आप सर्च करके आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के या उनको अपने मुतालिक बता सकते हैं। हाँ जी, मुझे ये आता है। अपना सीवी भेज सकते हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली हाँ, सीवी आप अपना भेज सकते हैं। सीवी में भेज के वो आपको फिर जो आपसे कांटेक्ट करेंगे, रब्ता करेंगे। दूसरी बात, आपको जॉब वो मंजूर कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन, तो फिर उसके बाद क्या होता है? अच्छा जी, अब ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन आपकी वो हो जाए, पास हो जाए या मंजूर हो जाए। यहाँ जब आपका कोई भी अगर कोई जानने वाला है, या अगर आप वहाँ से अगर किसी के थ्रू करवाते हैं, तो उस बंदे का टैक्स देखा जाता है कि वो टैक्स कितना पे कर रहा है। और जाहिर सी बात है, वो जब आपको उसको बंदा चाहिए यहाँ से आपके किसी जानने वाले को,
तो वो यहाँ पर टैक्स पे करेगा ही तो वो आपको बुलवाएगा। तो टैक्स जो है वो ठीक ठाक उसकी जाती है, जो है वो जो भी उस बंदे का काम है। मसलन अगर एक बंदे का 100 कह लें मिसाल के तौर पर समझाने के लिए 100 यूरो अगर उसकी तनख्वाह है तो उसको कितना टैक्स पड़ेगा मालिक को? देखें जी, हम उसको टैक्स पड़ेगा, कुछ वो परसेंट होता है। अगर 100 यूरो है ना तो 40 यूरो वो जो मालिक है वो उसका पे कर रहा है टैक्स। यानी 40% टैक्स देना पड़ता है। एक तरह से 40% देना पड़ता है। 40% यानी टैक्स अराउंड, यानी लगभग इतना ही होता है 40%, 30 to 40% वो आपका भी टैक्स दे रहा होता है, अपना भी टैक्स दे रहा होता है, इस तरह करके। अच्छा जी, जो अब ऐसा है कि जो वर्क परमिट पे यहाँ पे आना चाहता है तो उसके भी कुछ कवायद तो ज़वाबित हैं कि मिसाल के तौर पर अगर वो शेफ़ के उस पे आना चाहता है या किसी मैकेनिक, मोटर मैकेनिक में, तो डिमांड है यहाँ पे हाई, ये हाई स्किल्स में आता है, ये हाई स्किल्स में जो है ना यहाँ पे इनकी ज़रूरत है। तो वो उनकी कुछ वेबसाइट्स हैं इसकी या आयरलैंड की, जिसका है jobs.ie और है इंडीड। या फिर उसका कोई जानने वाला अगर है तो, या इसका अगर कोई जानने वाला है तो वो उसको अप्लाई करेगा। तो वो गवर्नमेंट जाहिर सी बात है वो अपने डॉक्यूमेंट्स दोनों तरफ से जाएंगे, पास होंगे, तो उस बिहाफ पे भी वीज़ा लग सकता है। तो उसमें जो आपकी जो भी आपने जो पढ़ा है, जो जिस चीज़ में एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट करता है, तो वो एक्सपीरियंस के लेटर आपको पेपर लगाने पड़ते हैं। तो अगर आपका कोई जानने वाला है यहाँ पर आपको वो जॉब ऑफर लेटर दे रहा है तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो यानी अपने डॉक्यूमेंट्स वो देगा, उसमें वो शो करेगा कि आपने वो टैक्स पे करता है यहाँ पे ना, बगैर टैक्स पे वाले का नहीं होगा, टैक्स वो पे करता है। और वो नॉमिनेट करेगा, यानी वो उसको करेगा कि भाई ये बंदा मुझे चाहिए, नामजद करेगा उसको। जी हाँ, नामजद करेगा उस ना। तो फिर इसका प्रोसेस 3 महीने का है, 90 डेज का ना। तो 90 डेज में पहले भी आ जाता है। तो ये आसान होता है वीजा लेना या मुश्किल हो जाता है या क्या होता है? देखिए जी, कोई चीज़ आसान नहीं है, सब वो होती है लक की बात। मोस्टली केसेस में मिल जाते हैं। जब यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा हो ना आइलैंड में, अगर आपको बंदा ना मिल रहा हो तो वो फिर आप अपनी मर्जी से आप उनको कह के मंगवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीज़ा की हम बात कर रहे थे कि अगर आपको वीज़ा के रिजेक्ट हो जाता है तो आप अपील भी कर सकते हैं ना? जी जी, वो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो जो है ना, आप 1 महीने के अंदर आप अपील कर सकते हैं और उसमें फिर आप जो वीज़ा ऑफिसर जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है वो बताता है कि भाई मैंने किस वजह से इसको मैंने रिफ्यूज़ किए। तो वो जो है आप उन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को फिल करें और फिर से रीसबमिट करा दें। तो वो ये महीने का टाइम आपके पास होता है। वो कभी बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें उसमें रह जाती हैं, आप देना भूल जाते हैं, तो वो दे दें तो लग जाता है वीज़ा। इतना कोई वो ऐसा मुश्किल नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई, आयरलैंड में एक बंदा अमूमन कितना महीने के कमा लेता है? यूरो में बता दें अंदाजन। देखें जी, अभी तो डिफरेंट है, लेकिन जो अपना जो महीने का मैं आपको बताऊंगा, 1800 से 2000 जो है ना, एक नॉर्मल बंदा जो है वो ले उसकी अर्निंग हो जाती है। मुझे ये बताएं कि अगर मिसाल तौर पर एक बच्चा है, उसने अगर जॉब करनी है, अगर वो इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो वो कैसे आ सकता है? रेस्टोरेंट की काम पे आ सकता है? अच्छा। या कुछ इस बेस पर वो आ सकता है? अच्छा, अब वर्क परमिट देखें, कुछ ना कुछ तो बच्चे को, ये बंदे को आना चाहिए, सही है ना? जी जी। तो इसीलिए वो अप्लाई करेगा। अब हम मिसाल लेते हैं यहाँ पे शेफ की। अब शेफ क्या हो गया कि यहाँ पर आजकल से ज़रूरत है, तंदूरी शेफ हो गया। अब तंदूरी शेफ आयरिश तो वो हमारी तरह का तो फूड नहीं बना सकते ना। जी जी। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से फिर आएगा या इंडिया से आएगा। जी जी। तो उसका तरीकाकार ऐसा है कि आप उसमें चेक करें, उसमें जो वेबसाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंडीड हो गया और हो गया जॉब्स, इन पे आप चेक करें। जी, इन पे आप चेक करें। इसमें जाहिर सी बात है उसमें इन्होंने जॉब एडवर्टाइज की भी होती है। तो जब आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो होता यह है कि वो फिर आपको लेटर भेजते हैं कि जी हमें बंदा चाहिए ना। तो बस उसमें यही होता है कि आपको बस, या फिर आपको अगर कोई जानने वाला है तो वो आपको वो कर सकता है। जानने वाला अगर आपका है ना तो उसको भी जो है ना, यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा होता है कॉम्प्लिकेटेड, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला है और वो उसको चाहता है कि जी यहाँ पे मेरे पास आए ना, कोई मुझे बंदे की जरूरत है जी, तो वो आपका जो भी बंदा जो आइलैंड में, वो पहले यहाँ पर जॉब अप्लाई करेगा कि आयरिश मार्केट में
कि जी बंदा अवेलेबल है या नहीं है। वो इनकी गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स हैं, वो 3 महीने तक या पता नहीं 6 हफ्ते या 3 महीने तक वो जॉब रहती है। उसमें अगर बंदा नहीं मिलता ना, फिर वो अपने बंदे को पाकिस्तान से बुलवा सकता है। तो उसमें होता यह है कि वो टैक्सेस वो सारा वो बंदा देगा जो आपको बुलवा रहा है, क्योंकि उसको टैक्सेस देने होंगे, मालिक देगा टैक्स। जी हाँ, उसको शो कराना होगा, और उस बिहाफ पे ही वो वीजा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आयरलैंड में जैसा होता है, अगर आपने लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तो अगर आपने अपना आयरलैंड का लेना है, वो चेंज हो जाता है कि नहीं होता? जी, आप जो है ना 1 साल तक वो वैलिड होता है जो लाइसेंस जो है ना पाकिस्तान का। और उसके जब आप आते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पर तैयारी करनी होती है। और फुल लाइसेंस लेने के लिए पहले वो आप लेते हैं यहाँ पर लर्निंग, और उसके बाद होता है फुल लाइसेंस। उसके बगैर जो है ना आपका जो लाइसेंस है पाकिस्तान का वो करामत नहीं है, यानी साल बाद आपका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा, वो रिन्यूएबल नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि यानी अगर आपने यहाँ पर अगर करना है तो आपको नए सिरे से सारा ड्राइविंग करना पड़ेगी है? टेस्ट आपको शुरू से देना पड़ेगा, टेस्ट सारा देना पड़ेगा। यानी आपका जो लाइसेंस जो आ रहा है, आप उसके पाकिस्तान से ला रहे लाइसेंस, उसकी मियाद यहाँ पर 1 साल। और 1 साल बाद जो है ना, 1 साल के अंदर अंदर आपको उसमें यहाँ पर टेस्ट होते हैं 2 किस्म के। एक होता है लर्निंग, जो कि पाकिस्तान में भी होता है, जिसको एल प्लेट लगी होती है, और एक होता है फुल। तो लर्निंग के देने के बाद उसके 6 महीने बाद आपको, या पता नहीं 3 महीने बाद आपको फुल देना होता है। फुल की यहाँ पर होती है 12 क्लासें। आपको क्लासें लेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप लाइसेंस आपको मिलेगा। यानी मतलब आपका ये है कि यहाँ पर अगर किसी ने गाड़ी चलानी है तो वो उसको यहाँ पर अपना नया ड्राइविंग करना पड़ेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही। और उसके लिए उसको पहले लर्नर लेना पड़ेगा, पहले लर्निंग। सेम पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पहले लर्निंग। लेकिन पाकिस्तान का लाइसेंस या इंडिया का लाइसेंस इधर चेंज नहीं हो सकता। चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ये वो परमिट कराता है यहाँ पर जो ना, ये वो 1 साल तक रहता है, उसके अलावा ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आयरलैंड की अगर आपने नेशनलिटी वगैरह अप्लाई करनी है तो उसका क्या तरीकाकार है, कुछ इस बारे में बताएंगे आप? अच्छा जी, सही है कि अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है तो आपको लीगली यहाँ पर होना चाहिए 5 साल तक ना, तो उसमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, आपको टैक्सेस पूरे हो, तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, 5 साल आपके हो जाते हैं, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट के लिए। तो जो पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं उसकी जो फॉर्म जो है, तो वो 2 साल का उसमें है प्रोसेस, 2 से 3 साल तक का। 2 से 3 साल में आपको नेशनलिटी मिल जाती है? जी जी जी, आयरिश नेशनल। और इसके साथ क्या कोई डबल नेशनलिटी भी होती है? जी, डबल का ऐसा है कि पाकिस्तान की भी आप रख सकते हैं। जैसे इंडिया का है कि आपको एक छोड़ना पड़ता है, चाहे इंडिया की रखें या इधर आयरलैंड की। तो इधर ऐसा नहीं, पाकिस्तान का ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की भी आप रख सकते हैं और यहाँ की भी ना, दोनों उस पर आप दोनों उस पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी ट्रैवल कर सकते हो, उस पर भी आयरिश उस पर भी ना, इस तरह करके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आयरलैंड में बच्चों ने अगर पढ़ना हो तो उनका क्या यहाँ पर है? अगर माँ बाप आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो उन्होंने अगर पढ़ना है, बच्चों ने दाखिला लेना है स्कूल में, तो उसके बारे में मुझे बताएं कुछ प्लीज। जी ज़रूर। यहाँ पर तो बच्चों की एजुकेशन ऐसा है कि यहाँ पर फ्री है, मेरे ख्याल से 16 साल या 18 साल तक कुछ ऐसा ही है। और अच्छी एजुकेशन है। उसके अंदर ये है कि बच्चों को ना आयरिश लैंग्वेज भी लोग सिखाते हैं, और साथ में एक ना यानी यूरोपियन लैंग्वेज में से भी स्पेनिश और फ्रेंच हो गई, इस तरह की लोग बच्चों को सिखाते हैं, जो है ना एक एक्स्ट्रा उसमें जो है। तो वो अच्छा है जो है ना, इन फ्यूचर बच्चों को अगर कहीं जॉब वॉब अगर जो बड़े होंगे तो जॉब्स करेंगे तो किसी भी लैंग्वेज में 2-3 लैंग्वेज वो बोल सकते होंगे। देखिए जी, आयरलैंड जो है ना, जाहिर सी बात है छोटा सा मुल्क है और बड़ा इंतहाई खूबसूरत है। और यहाँ पे जो है ना, चारों सीज़न तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। लोग अब हमें पहचानने लग गए, हमारे फूड पसंद करते हैं, पहले जो कि नहीं था इधर जो है। और यहाँ पे जो टेक अवेज हैं, जो होटल्स हैं, तो उसमें भी अब हमारा फूड मिलने लगे हैं। और यहाँ पे हर साल जो है जो हमारी जो वेकेशन आती हैं, हमारी क्या जो होती हैं समर वेकेशन जो आती हैं, उसमें काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। तो अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, अच्छे लोग हैं, वेलकमिंग है। ये मुल्क मशहूर ही है कि जो है ना, वो क्या वेलकमिंग क्या उसको बोलेंगे हम, खुशामदीद, यानी जो आते हैं ना वो अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा मिलते मिलाते हैं। अच्छा, एक और मुझे सवाल याद आया था, आप मुझे बताएं कि आयरलैंड में ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो कौन सा बिजनेस करते हैं, ये बताएं प्लीज़। अच्छा जी, पाकिस्तानी जो ना मोस्टली जो मैंने जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया, वो सारे जो ना फूड के अंदर ही हैं ज़्यादातर, जो है ना फूड, जिसमें फूड को कह लें होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए या टेक अवेज हो गए। और
कुछ जो है अगर 100% लोगों अगर 80% अगर उसमें फूड में है तो 20% आपको शॉप्स में मिलेंगे, जिस तरह ग्रोसरी शॉप्स होगी ना, इस तरह करके। तो जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें नहीं बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आयरलैंड के बारे में इतना बताया।